हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम, जिसमें आपको बायोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। एक एक करके बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव होगी, आप लोग कमेंट में भी बताएंगे उसका आंसर के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकेंड में आपको आंसर कमेंट में बताना है, उसके बाद हम बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। जब नर और मादा गैमेट्स का युग्मन होता है तो यह क्या कहलाता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ संयोग करके जब जनन की क्रिया करता है तो वह क्या कहलाता है, यानी किस प्रकार के जनन के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है आपके पास: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन और मुकुलन। आप लोग 5 सेकेंड में ऑप्शन है दिया हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं बताता हूं, एक भी कमेंट नहीं आई अब तक, तो इसका आंसर होगा लैंगिक जनन। इसका आंसर होगा लैंगिक जनन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाता है और निषेचन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अमीबा, ऑप्शन बी है आपका पैरामीशियम, ऑप्शन सी है आपका जलकुंभी, ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, जिसमें जीव का शरीर 2 भागों में बट जाता है और नया जीव उत्पन्न होता है। अर्थात इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, जिसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। अर्थात इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। इनमें से कौन, 1 2 3 तीसरा ना, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। आपका ऑप्शन मैं देता हूं। ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रीला, ऑप्शन सी है आपका कमल, ऑप्शन डी है आपका धान। चलिए जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, 5 सेकेंड कंप्लीट, एक भी और नहीं आया। इसका आंसर होगा जलकुंभी। जलकुंभी जो है
वह जैसे पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव जो है वह मरने लगते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारा इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा को कहते हैं ब्रायोफिलम। ऑप्शन बी है आपका जलकुंभी। ऑप्शन सी है आपका अगेव का एक पौधा होता है और पानी में उगता है। ऑप्शन डी है आपका केला। तो बताइए इसमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो ये इसका आंसर होगा जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, क्योंकि जलकुंभी जो है सो वहां पर जो है बहुत फैल गया, तो वह सब पानी जो है पानी के ऑक्सीजन को खींच लिया, जिससे सारी मछलियां मरने लगी, और यह इसीलिए इसको बंगाल का आतंकवादी भी कहा गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्वेश्चन चौथा पांचवा है ना, निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन ए सूरजमुखी। ऑप्शन बी बरगद। ऑप्शन सी नीला कुरेंजी और ऑप्शन डी है आपका महुआ। देखिए इसमें से कौन जो है 12 वर्ष में एक बार फूल देता है? तो इसका आंसर सूरजमुखी, वो 2-3 महीने में फूल दे देती है। बरगद भी जो है साल में फूल देती है। महुआ भी साल में फूल देती है, लेकिन नीला कुरेंजी जो है दक्षिण भारत में पाए जाने वाला एक पहाड़ी वृक्ष है, जिसका फूल बहुत ही मनमोहक रंगीन होता है। यह 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल देता है। तो ये नीला कुरेंजी इसका आंसर होगा। एक और बात, जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल देते हैं, तो वैसे पौधे को मोनोकार्पिक पौधा कहा जाता है। जैसे बांस अपने लाइफ में एक बार ही फूल देता है, 50-60 साल के बाद बांस जो है सो फूल देता है। तो नीला कुरेंजी को भी जो है मोनोकार्पिक पौधा में रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 5-6वां। मनुष्य के युग्मकों, गैमेट्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, गैमेट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 46। ऑप्शन देख लीजिए कितना होगा। देखिए तो याद रखिए कि गैमेट्स जो होते हैं
वह अगुणित होती है, हैप्लॉइड होता है, अर्थात उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। कोई भी जीव का जो गैमेट्स होगा उसमें आधा होगा क्रोमोसोम। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। तो 46 के आधा कितना? 23, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 23। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो है जोड़ा में रहता है, 21 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा, 46 जोड़ा, तो आप जोड़ा रहेगा तो फिर नहीं होगा, तब जो है वह 23 जोड़ा का मतलब तो 46 हो गया। उस अवस्था में 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई रहता है, तो 23 हो गया, तो उस अवस्था में वो होगा। अब देखिए, गैमेट्स के मिलने से जायगोट बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। चलिए 7वां क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं। मनुष्य के जायगोट का हिंदी होता है युग्मनज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन यही देता हूं, 21, बी 23, सी 44, डी 46। तो जायगोट जो है वह गैमेट्स के मिलने से बनता है, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट। तो ये जो होता है अगुणित क्रोमोसोम वाले होते हैं, यानी 23, इसमें कितना? 23 बनेंगे तो कितना हो जाएंगे? 46, अर्थात जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितना? 46। यदि अगर जोड़ा में पूछे, एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि ऑप्शन दे दे कि 21 जोड़ा, बी 23 जोड़ा, सी 44 जोड़ा और डी आपका हो गया 46 जोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा। जब जोड़ा में पूछे तो 23, टोटल पूछे तो 46, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? चलिए आप इसे उतारिए, आप इसे लिखिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं इसे डिलीट करके। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने में है, उसका आंसर 5 सेकंड में आप लोग देंगे। शेमल एक पौधा है, उसमें किसके द्वारा परागन होता है? देखिए, तो आपका ऑप्शन है चमगादड़, पक्षी, जल और वायु। तो सेमल में जो है चमगादड़ द्वारा परागन होता है, इसका आंसर होगा चमगादड़। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए पराग नलिका से, बी लघु बीजाणु से, सी लघु बीजाणु धानी से, डी गुरु बीजाणु धानी से। गुरु बीजाणु धानी से। देखिए माइक्रोस्पोर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, इसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक की उत्पत्ति जो होती है वह मेगा स्पोरेंजियम से होती है।
अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब 10वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। जिन परिपक्व बीज में भ्रूणपोष रहता है, भ्रूणपोष रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन ए एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन बी नॉन एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन सी पॉली इम्ब्रियोनी, और ऑप्शन डी एपोकार्पिक। देखिए जिसके भीतर बीज रहता है तो वो सीड रहता है, बीज के भीतर भ्रूण रहता है तो उसको जो है एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और जिसके बीज के भीतर भ्रूण मरा हुआ रहता है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अर्थात इसका आंसर होगा एंडोस्पर्मिक। पॉलीइम्ब्रियोनी कहने का मतलब जब बीज के भीतर बहुत सारा भ्रूण होता है उसको पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है एम्ब्रियोजेनी, जेडीएन, ऑप्शन बी है भ्रूणकोश का विकास, भ्रूणकोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष का विकास, ऑप्शन डी है पार्थेनोकार्पी। तो बताइए जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव, यानी इसका आंसर होगा भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बारह नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सर्टोली कोशिका कहां पाया जाता है? आपका ऑप्शन है वृषण में, टेस्टिस में, अधिवृषण में, अंडाशय में और गर्भाशय में। 5 सेकंड में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूं, सर्टोली कोशिका जो है वह वृषण में पाया जाता है। वृषण में 2 प्रकार की कोशिका पाया जाता है, एक सर्टोली कोशिका और एक सपोर्टिंग सेल। सर्टोली कोशिका से स्पर्म बनता है और सपोर्टिंग सेल से जो है वह उसको पोषण मिलता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? वृषण।
चलिए 12 हो गया। अब आप लोगों को 13। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? क्वेश्चन है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? ऑप्शन आपका है केंद्रक, सेंट्रियोल, ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए बी सी डी ना, ए बी सी। अच्छा ये ऑप्शन सी होगा ना, ये डी है आपका एक्सोनियम, एक्सोनियम। तो केंद्रक जो होता है उसका दो भाग होता है, एक हेड और एक टेल। तो हेड जो होता है उसके बीच में जो है केंद्रक रहता है, उसके बीच में क्या रहता है? केंद्रक रहता है, समझे? और उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। तो इसका आंसर तो ऐसे इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और केंद्र, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका के बीच में सेल होगा, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक जरूर होगा, लेकिन इसमें आंसर दोनों होगा, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही इसका आंसर होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। यहां पर क्वेश्चन है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट संयोजन करते हैं तो क्या बनता है? अभी हम तुरंत बताए हैं। इसका आंसर ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है आपका शुक्राणु, ऑप्शन सी है आपका वीर्य, ऑप्शन डी है आपका जायगोट। अंडाणु खुद जो है वह फीमेल गैमेट है, शुक्राणु खुद जो है वह मेल गैमेट है, और वीर्य जो है वह लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें 10% शुक्राणु होता है, तो यह इसको भी हम मेल गैमेट ही मानेंगे। और जाइगोट जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट से ही इम्ब्रियो बनती है और इम्ब्रियो से ही विकसित होकर के वो एक भ्रूण बन जाता है। ये 14वां क्वेश्चन उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी 4 जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पार्ट्स है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ये दोनों का हिस्सा है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से पुरुष रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का कौन सा भाग है। पहला गर्भाशय, स्त्री में होता है, समझे, जिसमें बच्चे का विकास होता है। दूसरा भाग यानी भलवा, यह पुरुष स्त्री का है भाग। अगर है लिबिया मेजोरा, वह स्त्री के वेजाइना के ऊपर जो लिप के समान स्ट्रक्चर होता है उसे लिबिया मेजोरा कहा जाता है। एक लिबिया मेनोरा भी होता है उसके भीतर, और एक है कॉपर ग्रंथि, अर्थात इसका आंसर होगा कॉपर ग्रंथि। जितने बच्चे आप कमेंट कर रहे हैं सबका सही है। अगला है 16वां क्वेश्चन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है?
नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? ऑप्शन ए है अंडाशय से, ऑप्शन बी है आपका वृषण, ऑप्शन सी है आपका लीवर, और ऑप्शन डी है आपका आमाशय। यहां पर नर हार्मोन वो जो सिर्फ पुरुष में होता है, स्त्री में नहीं। देखिए अंडाशय, अंडाशय महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भाग है, अर्थात ये इसमें तो मादा हार्मोन की उत्पत्ति होगी, क्योंकि मादा का भाग है। वृषण ये पुरुष का भाग है, तो इसी से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। लीवर, लीवर से हार्मोन जो होता है वह एंजाइम का स्राव होता है। आमाशय, आमाशय से भी एंजाइम का स्राव होता है, अर्थात इसका आंसर होगा वृषण। 16 हो गया कंप्लीट। चलिए अब 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? निम्न त्वचा त्वचा क्या बनाती है? एक में लिखेंगे इंडोस्पर्म, एक्टोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, बी में लिखेंगे इंडोडर्म, सी में लिखेंगे मीजोडर्म, और ये ए बी सी डी, डी में लिखेंगे इनमें से सभी। देखिए हमारा बाह्य त्वचीय जो होता है, बाह्य त्वचा का निर्माण जो है वह इक्टोडर्म करता है, अर्थात इसका आंसर जो होगा इक्टोडर्म होगा। मीजोडर्म, मीज और इंडोडर्म यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को बनाता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इक्टोडर्म द्वारा जो है त्वचा का निर्माण होता है। अगला है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन। मानव में डैश निषेचन होता है, ये डायरेक्ट आंसर आप लोगों को देना है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। मानव में डैश निषेचन होता है, तो बताइए मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो आप याद कीजिए कि इस निषेचन होते कितने प्रकार के। तो निषेचन होते हैं 2 प्रकार के, एक आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन जो होता है मादा शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जिसमें पुरुष और महिला एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं और तब निषेचन की क्रिया होती है, तब बच्चे होते हैं। और एक दूसरा होता है बाह्य निषेचन, यह प्रायः जलीय जीव होते हैं जो अपना अंडाणु, मेल जो होते हैं अपना अंडाणु पानी में छोड़ता है, फीमेल जो होती है वो अपना उल्टा भूल गया, मेल जो होते हैं अपना शुक्राणु पानी में छोड़ते हैं और फीमेल जो होते हैं अपना अंडाणु पानी में छोड़ती है, और दोनों का निषेचन पानी में ही होता है, अर्थात शरीर के बाहर होता है, तो वो बाह्य निषेचन होता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें किस प्रकार का निषेचन होगा? आंतरिक निषेचन होगा, अर्थात इसका उत्तर जो होगा वह होगा आंतरिक। आंतरिक यानी मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। कंप्लीट। चलिए अगला 19वां क्वेश्चन है, नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मक के फ्यूजन को डैश कहते हैं? नर एवं मादा युग्मक के फ्यूजन को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो अभी तुरंत बताए हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है
मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट्स। ये दोनों का फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूजन की क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अर्थात यहां पर इसका आंसर क्या होगा? उत्तर होगा इसका निषेचन। निषेचन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को निषेचन कहते हैं और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद यहां पर जाइगोट बनता। अगर यहां पर लिखा रहता मेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से क्या बनता है, अगर यहां पर बनता है तो उसका आंसर होगा जाइगोट। कहते क्या है? तो कहते हैं निषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा आबादी में वृद्धि होती है। एकदम आसान क्वेश्चन है। डैश द्वारा आबादी में वृद्धि होती है। आबादी में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। आबादी में वृद्धि किस विधि से होगा? जनन द्वारा ही ना होगा। आप लोग जानते ही हैं इसका आंसर क्या होगा? उत्तर जनन। जनन। जनन द्वारा ही जनसंख्या में वृद्धि की जा सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्तन 21वां क्वेश्चन है। स्तन शिशु के पोषण के लिए डैश स्रावित करती है। स्रावित करती है। तो जब बच्चे जन्म लेती हैं तो मादा के स्तन से एक द्रव स्रावित होता है। तो आप जानते होंगे उसे क्या कहते हैं? दुग्ध कहते हैं। तो माता स्तन जो है बच्चों के पोषण के लिए कौन सी का स्रावित करती है? दुग्ध। दुग्ध का स्राव करती है, मिल्क का स्राव करती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं। मां का दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन 21 हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। डक्ट डिफरेंस क्वेश्चन है, डक्ट डिफरेंस को डैश भी कहते हैं। डक्ट डिफरेंस, इसको भास डिफरेंस भी कहते हैं, याद रखिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये भाग है भास डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यानी डक्ट डिफरेंस को भास डिफरेंस या डक्ट डिफरेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। चलिए आज 23 नंबर क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा डैश को घेरता है। जोना पेलुसिडा डैश को घेरता है। जोना पेलुसिडा अंडाणु जो होता है, समझे, तो अंडाणु के चारों ओर एक परत होती है जो उसी को जोना पेलुसिडा कहते हैं। अर्थात यह इग को घेरता है, अंड को घेरता है। इसका आंसर होगा अंड या इग। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्टोडर्म एंडोडर्म और डैश 3 जनन परतें हैं। 3 जनन
परतें परतें हैं। जनन के 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, 3 को होते हैं। तो यहां पर दिया क्या है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म दिया गया, तो इसमें क्या भराएगा, मेसोडर्म। इसका आंसर मेसोडर्म। चलिए 25वां क्वेश्चन है आपका नोटोकॉर्ड। ये कई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड डैश जनन परत से बनता है, जनन परत से बनता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड जो है वह मेरुरज्जु की में पाया जाता है। जिस जीव में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उस जीव को कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, और जिस जीव में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उसको नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है। अर्थात नोटोकॉर्ड जो है बनता है अगर जनन परत से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म से, तो किससे बनता है, तो ये जो है मध्य यानी मेसोडर्म। इसका आंसर होगा मेसोडर्म। चलिए 25 क्वेश्चन आपका आज का कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। फिर अगला वीडियो देखेंगे, फिर उसमें जो है 25 क्वेश्चन कराई जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, इसमें जितना हो सके हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ ही हम आज का वीडियो कंप्लीट करना चाहेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। फिर आप लोगों से मिलेंगे प्रत्येक दिन शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।